हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं, क्योंकि जब नीयत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। देश बहुत ही जल्द एक बड़े बदलाव का साक्षी बनने वाला है, क्योंकि अब तक जिस नारी शक्ति वंदन अधिनियम से देश की आधी आबादी को पूरा अधिकार दिलाने की तैयारी की जा रही थी, वो हकीकत बनने के और भी करीब आ चुका है। आज संसद के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री मोदी की दहाड़ सुनकर मुझे इस बात का यकीन है कि सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे या फिर महिला सशक्तिकरण के वादे करने भर से महिला सशक्त नहीं हो जाती। महिला सशक्त तब होती है जब देश की सादी आबादी को राष्ट्र के नीति निर्माण में पूरा अधिकार मिले, और यह अधिकार आज हमें इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि हम इसके हकदार हैं। लेकिन फिर भी जब देश बात कर रहा है महिलाओं को सशक्त करने की, तो परिसीमन के नाम पर सियासी जंग छिड़ी है। मगर सच तो यह है कि इस कदम के साकार होने के बाद देश उस बदली हुई संसद को देखेगा जिसमें आधी आबादी की हिस्सेदारी 33% की होगी, जहां देश को आगे बढ़ाने में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए खड़ी होंगी, जहां पर महिलाएं ये तय करेंगी कि देश के भविष्य के लिए फैसले क्या होने हैं और उनका सही समय क्या है। परिसीमन के नाम पर बिल को बवाल कहने या फिर ये साथ में कहने कि आधी आबादी के हक के लिए मिलकर हम खड़े हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनकी चर्चा आज हम दहाड़ में करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नेहा जोशी, प्रवक्ता बीजेपी की, अवनी बंसल है कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद, साथ ही इंदु वर्मा जी हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, स्टूडियो में इस वक्त वो मौजूद है, और नीति शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अवनी बंसल जी, आपके साथ शुरुआत करूंगी क्योंकि आज काफी संबोधन रहे, जिसमें प्रियंका गांधी का भी एक संबोधन शामिल रहा, जिसमें उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह की चाणक्य सोच और चाणक्य नीति की तारीफ उन्होंने की, चाहे वो तंज के तरह से की हो, लेकिन तारीफ तो की ही। बहरहाल वापस आ जाते हैं इसी चर्चा पर, क्योंकि आज ये सियासी संग्राम डीलिमिटेशन के नाम पे, परिसीमन के नाम पर आधी आबादी के अधिकार को रोकने की कोशिश विपक्ष की तरफ से क्यों की जा रही है, इसका दिल खोलकर स्वागत क्यों नहीं किया जा रहा है, और इस ऐतिहासिक पल में विपक्ष साथ खड़ा क्यों नहीं है। आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के आरक्षण का पूरा समर्थन करती है। ये कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने सबसे पहले महिला आरक्षण के लिए संसद में विधेयक लाई थी, और जब भाजपा की सरकार भी इसको लेकर आई तब भी महिलाओं को बराबर का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसके लिए सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। समस्या ये है कि जो सवाल विपक्ष लगातार पूछ रही है वो ये है कि महिलाओं की समानता को राजनीतिक समीकरणों पर क्यों निर्भर बनाया जा रहा है। महिलाओं की समानता को एक बार फिर उन राजनीतिक प्रक्रियाओं पर क्यों निर्भर बनाया जाए कि जो महिलाओं के अधिकारों से कोई संबंध ही नहीं रखती। जब महिलाओं के लिए आरक्षण को परिसीमन से जोड़ा जाता है तो महिलाओं की समानता का मुद्दा प्रतिनिधित्व के प्रश्न से हटकर मौजूदा सत्ता संरचनाओं के बीच राजनीतिक सौदेबाजी के क्षेत्र में चला जाता है, और समस्या यहीं से शुरू होती है। यदि आपको महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लेकर आना है, पूरा ऑपोजिशन आपके साथ है। 2023 में राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा कि आप इसको तुरंत लेकर आइए, तब आप इसको लेकर नहीं आते हैं। आप कहते हैं कि नए कास्ट सेंसस के हिसाब से होगा। अब जो कांग्रेस पार्टी सवाल कर रही है वो ये कि आपने विमेन रिजर्वेशन को और डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज को एक साथ क्यों जोड़ा। दूसरा ये
कि ओबीसी महिलाओं के रिजर्वेशन का क्या होगा, क्या दलित महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा, या फिर हम ये चाहते हैं कि केवल जो क्रेम ऑफ द सोसाइटी है केवल उन्हीं महिलाओं को पावर मिल जाए। ये एक रिप्रेजेंटेशन का बड़ा मामला है, लेकिन ये इक्वालिटी विद इन इक्वालिटी, ये इंटरसेक्शनलिटी का भी मुद्दा है। तो मेरा जो सबसे मेन मुद्दा है आज आपके टीवी डिबेट पे कि भाजपा जिस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड करती है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इसमें नुआंस नहीं रहता, ये एक सिंपल बाइनरी बन जाता है। मतलब क्या कि आप पूछ रहे हैं कि आप महिला आरक्षण के फेवर में हैं या आप महिला आरक्षण के विरोध में हैं। और सच बात यह है कि महिला आरक्षण के विरोध में कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जो सवाल पूछे जाने चाहिए उन सवाल पर चुप्पी धारण कर ली जाए? तो बार बार इसको महिला आरक्षण के फेवर में या अगेंस्ट में ये मुद्दा बचा है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज विमेन रिजर्वेशन के फेवर में है। सवाल ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन विद इन रिप्रेजेंटेशन है, जो टाइमिंग है, जो डिलिमिटेशन के साथ इसको कपल किया गया है, आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी है? ठीक है, तो अगर इंडिविजुअली रख दे तो आपको डिलिमिटेशन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब 30 महीने रुक गए, इंडिविजुअली अगर इसको अलग अलग कर दें और इसको लिंक ना करें अपनी बंसल, तो आपको डिलिमिटेशन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सवाल सिर्फ इतना है कि जब आप 30 महीने रुक गए, नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको डिलिमिटेशन से कोई समस्या नहीं है ना? अगर हम इसको अनलिंक कर दें, डीलिंक कर दें, तो डिलिमिटेशन से कांग्रेस को कोई समस्या नहीं है, जैसे महिला आरक्षण बिल से कोई समस्या नहीं है। डिलिमिटेशन अपने आप में एक बिल्कुल अलग मामला है। डिलिमिटेशन किस प्रकार से होगा, उसके अलग अलग मॉडल्स कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में प्रेजेंट हैं। राइट। प्रॉब्लम ये है कि भाजपा ने विमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन को कपल। ठीक है, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि ये दोनों अलग अलग होते तो कांग्रेस को कोई समस्या नहीं होती, ना डिलिमिटेशन से आपको प्रॉब्लम होती, और जाहिर है कि जैसा आप कह रही हैं कि महिला आरक्षण से भी आपको कोई समस्या नहीं है। फिर उसके बाद ये सवाल उठता है कि जो काम 70 सालों में नहीं हुआ, आज जब वो काम हो रहा है तो उसमें एक डिलिमिटेशन का आधार बनाकर उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगर इनकी टाइमिंग पर सवाल है अपनी बंसल जी, अगर इनकी टाइमिंग पर सवाल है, अगर इनकी टाइमिंग पर सवाल है तो बिल्कुल उठाइए, लेकिन साथ साथ ये भी सोचना होगा कि अगर ये ऐतिहासिक लम्हा आने वाला है, ये ऐतिहासिक फैसला लिया जाना है, तो फिर आपकी टाइमिंग क्या है डिलिमिटेशन के नाम पे इसमें एक अवरोध पैदा करने की? नेहा जी, सब कुछ हो गया, चर्चा हो गई, बड़ी बातें हो गई, कल भी चर्चा होगी, 18 घंटे का समय तय है, 4 बजे वोटिंग, 2/3। कितना क्रूशियल इसे बीजेपी देख रही है? क्योंकि आज तो प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि अगर ये गिरा तो हमारा ही फायदा है। फिर तो धन्यवाद पूर्णिमा जी। और सबसे पहले तो बीजेपी इसे नहीं देख रही है, इसे पूरे देश की महिलाएं देख रही हैं, आधी आबादी देख रही हैं, और ये बिल पास होगा, हर हालत में होगा। और जहां तक मैं अभी अपनी कांग्रेस की साथी अवनी जी की आर्ग्यूमेंट सुन रही थी, तो वो नुआंस की बात करी थी, लेकिन उनके आर्ग्यूमेंट में मुझे नुआंस नहीं मिला। जब महिलाओं के अधिकार और वोट बैंक पॉलिटिक्स आमने सामने आते हैं, तब असली प्राथमिकता क्या होती है, ये पूरा देश देख चुका है शाहबानो के केस में। अब मैं आती हूँ इस बिल के संदर्भ में। 2023 में जब ये बिल पास हुआ था, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लिंक करता है उसको अगली डिलिमिटेशन एक्सरसाइज से लागू करने से पहले। उस समय कांग्रेस पार्टी के इनके नेता राहुल गांधी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पूरे देश में घूम कर, और कहा कि इस बिल को अभी लागू कर देना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ लीगल प्रोसीजर्स हैं, और हमें सिर्फ एक कानून नहीं बना देना, कोर्ट में इट हैज टू स्टैंड इन कोर्ट ऑल्सो। तो आज जब एक एक्सरसाइज की जा रही है जिसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है, पूर्णिमा जी, मेरा आपसे आग्रह है कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं और सारी महिलाएं बैठी हैं, मुझे अच्छा लग रहा है देख के कि सब महिलाएं अपना पार्टियों का पक्ष रख रही हैं। मेरा उनसे सीधा सवाल ये है कि इस बिल के आने के बाद से संसद में जो सदस्यों की संख्या बढ़नी है, आबादी के आधार पर वो बढ़ने वाली है। जो एक सवाल आया था, एक डाउट आया था कि हमारे जो सदर्न स्टेट्स हैं कहीं वो डिसएडवांटेज ना हो जाए, उसका जवाब सरकार दे चुकी है। लीगल प्रोविजन है कि 50% से सब की सीट्स बढ़ा दी जाएंगी। तो रिप्रेजेंटेशन का जो मामला है वो भी सॉल्व हो गया। अब आप बताइए कि क्या दिक्कत है अगर आधी आबादी को रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाए? बहुत नुआंस्ड आर्गुमेंट बताइए, किसने क्या किया, ये नैरेटिव वो छोड़ दीजिए आप सारे नैरेटिव। यहाँ सवाल है केवल महिलाओं के अधिकारों का, 3 दशक से लंबित है। आप कहते हैं राजीव गांधी जी ने 73rd 74th अमेंडमेंट किया था, उसके बाद 31 साल हो गए हैं। क्यों नहीं इस देश में महिला आरक्षण आज तक लागू हो पाया? क्यों सदन के फ्लोर पर आपके सहयोगी दल के एक सांसद ने उस बिल को फाड़ के फेंक दिया था, कहा था उसमें ओबीसी रिजर्वेशन होना चाहिए। आज सदन में खड़े होकर कोई कह रहा है मुस्लिम महिलाओं को अलग रिजर्वेशन होना चाहिए। महिलाओं की बात क्यों नहीं कोई कर रहा है?
हमें महिलाओं की बात करनी है, और जहां महिलाओं की बात आ रही है, अभी तक एक भी प्रवक्ता, एक भी नेता एक आर्गुमेंट ऐसा नहीं दे पाया है जो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली बता दे कि क्या दिक्कत हो जाएगी अगर बढ़ी हुई सीटों के साथ यहां पर महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा तो। ठीक है, ठीक है। प्रियंका जी ने भी अपनी बात इसी बात के साथ शुरुआत की थी कि आज का जो नंबर है 543, क्यों उसी में 33% आरक्षण आपने 2023 में इसे पास कराने के बाद लागू नहीं किया, ताकि वो 2024 से लागू हो जाता और उसमें रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को मिलना शुरू हो जाता। इसको डिले क्यों किया गया, जब विपक्ष उस वक्त कह रहा था कि इसको फौरन लागू कर दीजिए। पूजा मिश्रा जी भी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है, लेकिन उससे पहले इंदु वर्मा जी, आपके पास फुल सपोर्ट या कंडीशनल सपोर्ट? देखिए, किसी ने विरोध तो किया ही नहीं है, विरोध किसी पार्टी ने नहीं किया है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक नैरेटिव सेट है कि बाकी लोग विरोध करें। जैसे मोदी जी पूछ रहे हैं आप इसके पक्ष में, इसके विपक्ष में। ये कैसा प्रश्न है? सब पक्ष में है, विपक्ष में तो कोई है ही नहीं इसके। 2023 में आपने पास कराया था तो सब इसके पक्ष में ही थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया 2023 में आपके पास पूर्ण बहुमत था, तब आपने इसको लागू क्यों नहीं किया? आज आप 3 साल बाद, आपकी 12 साल से भारत पूरे देश में सरकार है, 23 तक आपकी सरकार पूरे बहुमत में थी। चलिए, आज तो आपको सहयोगी पार्टियों की जरूरत है, लेकिन उससे पहले आप पूर्ण बहुमत में थे इस देश में। 2 बार आप बिल लाए, आपने पास करा लिया, फिर अपना 2029 में इसको लागू करेंगे। अब 29 आने से पहले आपको नई एक बात, आज एक नई कहानी आपने शुरू कर दी कि भाई अब इसको अभी लागू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बंगाल में उन्हें किसी भी तरह जीतना है, बाय हुक और बाय क्रूक। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये है कि वो केवल अपने बारे में सोचती है, वो देश के बारे में नहीं सोचती है। उसे पूरे देश में राज करने के लिए क्या करना है वो हर हथकंडा अपनाती है। इंदु जी, आप मान रही हैं कि अगर ये बिल पास हो गया कल तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी? नहीं, वो तो अरे यार, मैं नहीं मान रही, वो तो आपके मोदी साहब ने ये इसी तो चलिए चाल जा रही है। मोदी जी ने नहीं, मोदी जी तो चाल ही चलते हैं। आपने आनन फानन में, अरे मैडम सुनिए, आपने आनन फानन में कभी देखा इस देश में कि अधूरे मंदिर का आप उद्घाटन करते हैं? आपने वो कर दिया 2023 में, 24 में आपको जीतना था। आप केवल मुद्दे ढूंढ के लाते हैं, आपने काम नहीं करना। अरे यार, आपको तो काम ही आनन फानन में डिसीजन लेना। अब आपको किसी ने रात में किसी ने कहा होगा मोदी जी को कि आप ये करो, आप जीत जाओगे बंगाल, क्योंकि वैसे तो वो जीत नहीं सके ना। 70 साल रुकना चाहिए था ना फैसला लेने के लिए, बड़े आराम से पेशेंस के साथ। जब 1989 में मैडम, जब 1989 में नगर निकाय में जब 50% आरक्षण महिलाओं के लिए आया ना, तो यही बीजेपी उसका विरोध कर रही थी। अडवाणी जी और बाकी लोग इसका विरोध कर रहे थे। आज ये महिलाओं के हितैषी हैं। चलिए, आप हितैषी हैं तो कर दीजिए 543 पे, क्या दिक्कत है? आप इतना लंबा प्रोसेस, अब आप इसे पास करवाएंगे। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, मैं महिला होने के नाते आपका बहुत सम्मान मैं महिला हूँ, मैं तो महिला ही हूँ। महिला नेता तो यहाँ मैडम सुनिए, मैं महिला हूँ, और सुनिए, मैं महिला हूँ। भाजपा की प्रवक्ता को बार-बार मौका मिल रहा है इसमें अपनी बात कहने का। इस तरह से नहीं चलेगा। अगर आप इस तरह बोलेंगे तो फिर हम चुप हो जाते हैं। आप भाजपा की प्रवक्ता को आप अलग से आप पार्टी मत बनिए इसमें, आप पार्टी मत बनिए, आप पार्टी मत बनिए। आई एम हैंडलिंग द डिबेट एंड लेट मी हैंडल द डिबेट। जी, don't become a party. Don't become a party, Avni ji. It's a request. Don't become a party. इंदु जी बोलिए। जी, तो मैं देखिए, हमारी पार्टी तो पूरे समर्थन में आपके, लेकिन आप एक बात तो बताइए कि आप इसको 543 पे कर दीजिए। अब आप इसे नया आपने क्लब कर दिया, महिला बिल और डिलिमिटेशन को। अब आप इसे खींचते रहेंगे बहुत सालों तक, आप इसे फिर लागू नहीं करेंगे। आप केवल लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते रहे और करते रहे इतने सालों से। नेहा जी, एक सेकंड प्लीज। नेहा जी, आप ही बोल लीजिए, मैं चुप हो जाती हूँ। नेहा जी, पहले आपने बात रख लीजिए, इंदु जी कंप्लीट करेंगे जल्दी। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप इसे क्लब क्यों कर रहे हैं? आप आज ही 543 पे इसे कर दीजिए, हमारा समर्थन आपके साथ है। लेकिन अब आप ये चाहती हैं कि अब पहले 815 पे करेंगे तो आप साथ नहीं हैं, तो मतलब कंडीशन है? नहीं, कंडीशन नहीं है, सच्चाई है। आप केवल इसको इसलिए लाए हैं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, पूर्णिमा जी, आपसे पूछ रही हूँ। आपने कहा कि 543 पर लागू कर दीजिए। आज हम आपके साथ हैं, तो मैंने कहा कि 815 पे करेंगे तो आप साथ नहीं है, मतलब ये एक कंडीशन है। कंडीशन नहीं है। विद 815 वी आर नॉट विद यू, विद 543 वी आर विद यू। ये क्लियर है ना? ऐसा नहीं है पूर्णिमा जी। बात ये कि 2023 में आपने पास कराया, 24 में इलेक्शन था,
आपने तब इसे लागू क्यों नहीं किया? एज क्योंकि करना था तभी कर देते जब ना। आप कहते हैं आज का 24 नई के बात हो इलेक्शन गई है, इनको इलेक्शन का फायदा चाहिए। हाँ, इलेक्शन- जैसे आज आप कह रहे हैं मैं इस बंगाल में बात चुनाव है को- तो बंगाल yes, में इनको फायदा चाहिए। 100% इसीलिए आया, अदरवाइज रात रात में ये ऐसी चीजें नहीं बन जाती कि Okay. आपने एक रात में सोचा कि कल हम ये वाली चीज ले आते हैं। ये गलत तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है। इलेक्शन जीतने के लिए सारे आप साम दाम दंड भी इस्तेमाल करते हैं, फिर दूसरों पे आप लांछन लगाते रहते हैं। ठीक है ऐसे नहीं पूजा चलेगा भाई, इस पूजा जी आज हमने सुना, जब शुरुआत हुई सदन में चर्चा की तो अखिलेश जी को हमने सुना, उससे पहले धर्मेंद्र जी को हमने सुना, मुस्लिम महिलाओं की आप लोगों ने बात की गई तो गृह मंत्री जी ने कह दिया कि भाई आप सब जगह आप मुस्लिम महिलाओं को उतार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जाहिर बात है कि इस रिजर्वेशन में जब 33% का आरक्षण मिलेगा तो ये धर्म आधारित तो है नहीं, ये महिलाओं के लिए है, ये उतना ही पूर्णिमा मिश्रा के लिए है जितना किसी और मुस्लिम महिला के लिए है, जितना पूजा जी के लिए उतना ही किसी और के लिए, तो इसमें कोई धर्म आधारित तो है नहीं। लेकिन अब फिर मैं पूछती हूं कि एक तरफ कास्ट पॉलिटिक्स की बात होती है, गृह मंत्री जी ने कह दिया कि सेंसस के साथ साथ कास्ट सेंसस भी होगा, इस बात का ऐलान मैं संसद से कर रहा हूं। अब ये एक पिक्चर क्लियर, आप लोगों को था कि दक्षिण के राज्यों के साथ भेदभाव हो जाएगा, उसमें क्लैरिटी मिल गई आपको कि भाई नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं, तो कोई नुकसान किसी का नहीं होने वाला। अब कुछ बदलाव है या वो विरोध अभी भी जस का तस है समाजवादी पार्टी का? पूर्णिमा जी आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। मुझे लगता है कि जब जो है धर्मेंद्र यादव जी ने खड़े होकर के कहा था, तब ये भी कहा था कि पिछड़े महिलाओं का कोटा विद इन कोटा, और ये भी साफ साफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पहले सेंसस होगा फिर डिलिमिटेशन होगा, तो बिना गिने हुए आप किसी को जो है परसेंटेज में रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे? तो हमारे गृह मंत्री महोदय खड़े होते हैं, आपने सही कहा, उन्होंने कहा कि पूरी सीटों पर मुस्लिम महिलाएं लड़ा दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर जो है फिर तो इस बिल लाने की जरूरत ही नहीं है, फिर इस पर डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, भाजपा सरकार है, सब जगहों पे 543, 100, 810, 100 सब पे महिलाएं लड़ा दे, फिर डिस्कशन किस बात के लिए हो रहा है? किसी लोग बनाने की बात चल रही है, और जब लोग बनाने की किसी बिल की बात चलेगी पूर्णिमा जी, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन की बात चलेगी और संविधान के अकॉर्डिंग होने वाली चीजों की बात चलेगी, और वो क्या है? बात चलने वाली नहीं है। पूर्णिमा जी पहले जो है देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे होते हैं कि नहीं 2000, आपने बार बार कहा, मैंने इसी डिबेट में सुना, आपने गैर संवैधानिक क्या है पूजा जी गैर संवैधानिक इसमें क्या है? आपने संविधान का जिक्र किया, 73 एंड 74 7 में नहीं याद है आपने संविधान का जिक्र किया पूजा जी, आज हम इसकी डिस्कशन नहीं कर रहे होते। पूजा जी आपने संविधान का जिक्र किया, ये बिल अगर नहीं गैर संवैधानिक क्या है? डिस्कशन नहीं कर रहे होते। गैर संवैधानिक क्या है पूजा जी? विदाउट सेंसस डिलिमिटेशन तो है ना 2011 का संवैधानिक है, 2011 का सेंसस है, नहीं हो सकता है। और तो और भाजपा 2011 का सेंसस है, 543 का जो नंबर है लोकसभा में, 2011 के सेंसस पर 543 का जो नंबर है लोकसभा में पूजा जी, और हम डिलिमिटेशन करेंगे पूजा जी 543 का जो नंबर है लोकसभा में, वो कौन से सेंसस पर आधारित है पूजा जी? हम 33% लेकर के भाई ये क्या बात है पूजा जी? मैं पूछूं आपसे चीजें दी गई हुई है, पूजा जी मैं आपसे सवाल पूछूं, कर रहे हैं पूजा जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? पूजा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं पूछ रही हूँ कि अभी जो 543 का नंबर है वो कौन से सेंसस पर आधारित है? आप मुझे बता दीजिए कि लास्ट डिलिमिटेशन कब हुआ था? अरे पूजा जी मैं क्या आपको पूछ रही हूँ जानकारी है पूजा कि जी? कौन सा पूजा सेंसस? जी अभी जो 543 का नंबर है, इससे क्लियर सवाल पूजा जी, इससे क्लियर सवाल नहीं हो सकता, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और इसमें कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं है। मैं पूछ रही हूँ कि 543 का जो नंबर है लोकसभा में वो कौन से सेंसस पर आधारित है? हुआ था तब आप बताइए मुझे, ऐसी एक पार्टी का नाम बता दीजिए विपक्ष की जिसने कहा कि 2024 में ना लागू करिए। मैं पूछ रही हूँ कि 543 का नंबर कौन से सेंसस पर आधारित है पूजा जी? लेकिन तब नहीं किया, तब तो हम सेंसस करेंगे, डिलिमिटेशन। पूजा जी मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, आप मुझे क्या जवाब दे रही हैं? प्रधानमंत्री जी का मूड बदल गया है और इसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं, ऐसे तो चर्चा नहीं हो सकती कि आप मेरा सवाल ना सुने और फिर उसके बाद आपको जो बोलना है वो बिना सुने आप कंटिन्यूअसली बोलती जाए। पूजा जी ऐसे नहीं हो सकता है। मैं सवाल पूछूंगी, आप उस सवाल का जवाब देंगी और मुझे ये पता है कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है क्योंकि आज आप पहली बार मेरे साथ नहीं बैठ रही हैं, तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से। मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा पूजा जी, मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा कि आज 543 जो संख्या है लोकसभा में वो कौन से सेंसस पर आधारित है?
आपको भी पता है कि लास्ट डिलिमिटेशन जो हो रखी हुई है वो 2002 की डिलिमिटेशन है, उसके बाद से डिलिमिटेशन नहीं हुई है। आपको पता है कि जो सेंसस हो रखा है 2011 का हो रखा हुआ है, उसके बाद 1971 के सेंसस 1971 पूजा जी, जिस पर आधारित 543 आज की संख्या है। 2011 के सेंसस पर आधारित अब आगे का डिलिमिटेशन करने की तैयारी ये सरकार कर रही है। जस्ट टू क्लियर द फैक्ट्स, मैंने आपसे ये एक सवाल पूछा था, ठीक है? माननीय गृह मंत्री जी को नहीं सुना, उन्होंने कहा कि वो 2011 के सेंसस सुन लिया, ठीक है। मैं एक, ठीक है, पहले नेहा जी आप बोलिए। नेहा जी पहले आप, फिर नीति जी मैं आपके पास आ रही हूं। बोल रहे थे, ठीक है, नेहा जी बताइए। नेहा जी बताइए, मैंने ये सारे सवाल इसीलिए पूछे कि कोई भ्रम की स्थिति किसी के लिए ना रहे। आपके पास फैक्ट्स है, आप रखिए, इनके पास फैक्ट्स हैं, काउंटर्स है, प्लीज आप रखिए। भ्रम की स्थिति कोई नहीं होनी चाहिए। नेहा जी बोलिएगा। पूर्णिमा जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और इस सवाल को पूछने में के पीछे बहुत चीजें एक्सपोज हो गई, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया और जनता को ये समझ में आ गया कि यहाँ जो भी आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, इसमें कोई संवैधानिक कोई बेस नहीं है इनका। अब वो हमारी पूजा जी को यही नहीं पता है कि 71 के लास्ट सेंसस पर हमारा जो 543 सीट्स है और एम्बार्गो लगाया दिया गया, उस समय भी कोएलिशन प्रेशर्स में आकर सदर्न स्टेट्स, ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन कम ना हो, एक एम्बार्गो लगा दिया गया। लेकिन आज जब 2026 में हम बैठे हैं, तो आपको नहीं लगता पूजा जी कि आप जिस स्टेट से आती हैं वहां का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए? आपका सांसद क्या आपके हर एक वोटर तक पहुंच पा रहा है, अपनी कंस्टिट्यूएंट्स तक पहुंच पा रहा है? तो क्या आपको नहीं लगता कि अब पहले आपको पता तो चलना चाहिए कि सौ की संख्या कितनी है? पूजा जी, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। मुझे लगता है पूर्णिमा जी, बिना जानकारी के, बिना आप गिने हुए आप कह रहे हैं हम 33% देंगे। अरे कहाँ 2011 में गिना तो है, और साथ ही साथ आपको ये भी करना पड़ेगा कि उसमें पिछड़े के रिजर्वेशन, आपको रिजर्वेशन उनका रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। वरना इस तरीके की सरकार है जिसने 533 सीटों पे सांसद लड़े और मेरे पास थोड़ा सा टाइम लिमिटेड है। नेहा जी, मैंने पहले भी कहा था, मेरे पास टाइम बहुत सीमित है। ठीक है नीति जी, मैं एक बार आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश। ठीक है पूजा जी, नेहा जी प्लीज रुकिएगा। नीति जी, ये रियल विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है या फिर ये पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है? इसका इस्तेमाल सब अपने कन्वीनियंस पे कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो वंदे मातरम, भारत माता की जय, और पूरे विश्व में एकमात्र राष्ट्र है जिसको माँ की संज्ञा देते हैं। आज 70 साल के बाद इस देश की मातृशक्ति को अपना अधिकार मिलने के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं। और जो व्यक्ति है, जो ऑपोजिशन पार्टीज इसका विरोध करेगी, मुझे लगता है पॉलिटिकल ऑप्टिक्स की अगर दृष्टिकोण से समझे तो वो अपने लिए गड्ढा ही खोदेगी। जहाँ तक डीकपलिंग की बात हो रही है, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने बोला कि भारत की राजनीति में केंद्र सरकार, हम विरोध तो नहीं करते महिला रिजर्वेशन बिल का, लेकिन हाँ परसीमन से हमें समस्या ज़रूर है। और दूसरी तरफ बात हुई कि ये जो परसीमन की बात है, डिलिमिटेशन की बात है, जो लास्ट सेंसस थे 1971 और उस समय देश की आबादी थी 54.79 करोड़। उस समय जो हमारी संख्या थी, रिप्रेजेंटेशन थी हमारे असेंबलीज के अंदर, वो 543 थी। आज आबादी है 145 करोड़। आज भी हम उतने ही लोग, अभी अमित शाह जी ने पूरा गणित आपको साउथ और नॉर्थ का समझा दिया, आपको पूरा सिस्टम समझा दिया। उसके बाद मैं एक केजी का प्रश्न आप सारी प्रवक्ताओं से करती हूँ और आपके माध्यम से पूरे देश से करती हूँ। एक क्लास में 50 बच्चे हैं और उनके ऊपर एक टीचर है, और वहीं एक क्लास में 150 बच्चे हैं, उनके ऊपर वही एक टीचर है, तो क्या वो अच्छी तरीके से उनका कंट्रोल कर पाएंगी? आज बात हो रही है भारत में हमारी 145 करोड़ देश की निर्णायक रिप्रेजेंटेशन की लॉ मेकिंग में, और उसके बाद भी महिलाओं की भागीदारी जो 50% आपकी पॉपुलेशन को डिनोट करती हैं। और आज अगर जो लोग बोल रहे हैं कि 543 में क्यों नहीं लेके जाते, तब आप ही के पेट में दर्द होगा। आप ही के पुरुष सांसद बोलेंगे हम अपना हक महिलाओं को क्यों दें, हम अपनी सीटें उनको क्यों दें। आज इस गणित के माध्यम से आप जो पुरुष वहां पे हैं सदन में, उनकी आपको रिप्रेजेंटेशन इंटैक्ट रख रहे हैं, उसके साथ महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आज मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन जो 14% की संसद में हो रही है, और मेरे को तो 33% से भी आपत्ति है पूर्णिमा जी व्यक्तिगत रूप से। जब 51% हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी रिप्रेजेंटेशन 50% होनी चाहिए। आज मैं प्रियंका गांधी जी की इस बात को एंडोर्स जरूर करती हूँ कि कुछ
कुशाग्र पॉलिटिकल विल, कुशाग्र बुद्धि अगर समझने का प्रयास करें, साधने का प्रयास करें, तो बीजेपी से सीखें, अपने ऑपोजिशन से सीखें कि एक तीर से दो निशाने, और वो दो निशाने ऐसे जो देश की प्रगति के लिए, देश की महिलाओं के लिए, सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ा रही हैं। और आप जितनी महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं पॉलिटिकल टैक्टिक्स को देखते हुए, आप अपने लिए गड्ढा खोद रही हैं। आपकी महिलाएं, आपकी बेटियां, और मुझको आप पॉलिटिकल विल की बात तो नहीं बताएं पूजा मिश्रा जी। आज पॉलिटिकल वो दिन थी कि कांग्रेस, आप आज जो है आप 99 की संख्या में सिकुड़ गए हैं। 95 चुनाव राहुल गांधी जी अपने नेतृत्व में हारे हैं, तो आप पॉलिटिकल ऑप्टिक्स को शायद नहीं समझ पा रहे हैं। आप समझने का प्रयास करो। आज जो मैं टाइम से वैसे ओवर जा चुकी हूँ, मैं टाइम से, ठीक है। अवनी जी मैं 30 सेकेंड्स दे पाऊंगी क्योंकि आप बहुत देर से ऐड ऑन करना चाह रही हैं। अवनी जी, जोड़ी हो रही है। अवनी जी 30 सेकेंड्स, और जहां तक चुनावों की बात है, ठीक है। नीति जी प्लीज, नीति जी 30 सेकेंड्स प्लीज, लेट फिर से मैं ये बात कह रही हूँ, ठीक है, हम ओके, सब ओके। महिला आरक्षण के फेवर में हैं। जिस सवाल का जवाब बीजेपी की प्रवक्ता ने नहीं दिया, आज संसद में नहीं मिला, कि क्या ओबीसी की महिलाओं के लिए इसमें रिजर्वेशन होगा, क्या दलित की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होगा, हमें 1971 के आंकड़े से जाना चाहिए, या अब जब 2026 में कास्ट सेंसस ऑलरेडी चालू हो गया है, तो यदि एक महीने रुक कर हमारी ओबीसी महिलाओं को, दलित महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिलता है, तो क्या उनको नहीं मिलना चाहिए? क्या ओबीसी महिलाओं और दलित महिलाओं की बात करने से हम महिला विरोधी हो जाते हैं? ये किस प्रकार का सिंप्लीफिकेशन है? क्या कोटे में सब कोटा होगा आगे चल के? ये वाकई में बड़ी बात है, क्योंकि जब कास्ट सेंसस होगा तो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी आएंगे। क्या उसके एक्सटेंशन के लिए सरकार तैयार नजर आएगी? क्या उसमें भी बदलाव होने के पूरे उम्मीद नजर आएगी, या वैसा स्कोप होगा या नहीं? ये सारी ऐसी बहुत सारी बातें जिनको लेकर क्लैरिटी आना जरूरी है, लेकिन ये बहस बड़ी लंबी है। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, महिला आरक्षण पर, महिला सशक्तिकरण पर बहस की बजाय साथ की जरूरत है, और वो होगा तो देश की सुखद तस्वीर पेश होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर हो। ऐसा कोई लोकतंत्र नहीं है, भारत बनेगा वो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेहा जोशी जी, अवनी बंसल जी, पूजा जी, आपका भी शुक्रिया, इंदु जी, नीति जी, धन्यवाद आपका दहाड़ की चर्चा में शामिल होने।